दिस इज काइंड ऑफ आवर पास्ट पेपर सेशन 2 एंड 1 एज वेल। हमने एक पास्ट पेपर सेशन थोड़ा सा करा था, नादे उस वक्त क्लास में था। उसके अंदर हमने ये डिसाइड करा था कि हमें ट्रेस टेबल वगैरह कैसे अप्रोच करना है, तो मैंने उसको टेस्ट टेबल का एक लेक्चर बना के ही डाला हुआ है रिकॉर्डिंग में। तो अगर किसी को पास्ट पेपर सेशन देखना हो मई जून का तो वो देख सकता है। और सी एस विद जेड एम जो आपको कोई सवाल है या आप पढ़ाते हैं, आप ऐसे ही आए तो वो अलग बात है, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, देख लेता है। अच्छा, अब ये सवाल का हम पहले सवाल समझते हैं, क्योंकि देखो ये एक एक मार्क के हैं, लेकिन जो है ना फ्री के मार्क्स है। एक मार्क भी भले हो, फ्री का मार्क होता है, तो पासिंग आपकी आसान हो जाती है। स्पेशली पासिंग आपका ग्रेड भी चेंज हो सकता है 1-2 मार्क्स के लिहाज से, क्योंकि आपको मार्क्स तो पता नहीं चलते, तो मैक्सिमम हमें एफिशिएंसी पे जाना जरूरी है। आई विल फोकस ऑन फ्लो चार्ट्स इन दिस लेक्चर, ठीक है, विल एंड एट .9। और अगर कोई सवाल हो, अगेन आई एम डिस्कसिंग कि भाई हमारी जो कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप पे, अब मैंने कम्युनिटी बना दी है, तो उसके अंदर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मे बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सूडोकोड, फ्लो चार्ट्स और। हाँ भाई, इसका कोई सवाल बताया मुझे, इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे कि भाई सूडोकोड एक तरीका है, ठीक है, और एक तरीका है फ्लो चार्ट, जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखाते हो। डिटेल्ड सोल्यूशन उसमें होता है। एक आइडिया स्टेज जो होता है ना वो अलग होता है, एब्स्ट्रैक्शन सबसे पहला स्टेज होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, उसके बाद बाकी रिकर स्टेजेस आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ क्या हो सकता है इसमें। प्रोसीजर्स क्या होते हैं। प्रोसीजर्स मैंने वैसे कवर नहीं करा है, मैं इसके तफसीलात बस बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह हम इसको फंक्शन और प्रोसीजर्स को भी कवर कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी। बट जनरली प्रोसीजर्स का मैं आपको आइडिया देता हूँ कि प्रोसीजर्स का काम होता है, फ्लो चार्ट और सूडो कोड के अंदर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका नाम थोड़ा डिफरेंट होता है, सब रूटीन्स भी बोला जाता है इसको। ये बेसिकली एक कोड का एक नाम दे देना। मिसाल के तौर पे हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं ना, फॉर्मूलाज के अंदर क्या होता है, अब परसेंटेज अगर मैं निकाल रहा हूँ या एवरेज में निकाल रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि आपने एक फॉर्मूला बता दिया कि एवरेज अगर निकालना है, मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने सम करना है फॉर सम ऑफ द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बच्चों की एज है, तो उन 10 का सम पहले आप ऊपर लिखोगे एवरेज के अंदर, डिवीजन के अंदर, और उनका जो क्वांटिटी है, जैसे 10 है हमारे पास क्वांटिटी इस वक्त हमें पता है, तो हम 10 नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। दिस इज एन एवरेज फॉर्मूला। अच्छा, अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है भाई, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स, या आप जो भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, ऑब्टेन डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज अ वे टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो फॉर्मूला बना दिया ना आपने, उसको बोलिए आपने परसेंटेज, उसको बोलिए आपने एवरेज। ऐसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मैथ में आप पढ़ते होंगे, इसी तरह आप सिलेंडर वगैरह इन सब का वॉल्यूम पढ़ते होंगे। तो ये प्रोसेस है, उसको आपने एक नाम दे दिया, फॉर्मूला बना दिया आपने। तो बेसिकली प्रोसीजर का भी काम ये होता है कि एक स्पेसिफिक कोड होता है आपके पास, उसको एक नाम दे देते हो, एक फॉर्मूला बेसिकली बना देते हो। सही है, जैसे मैथ के अंदर आपने पढ़ा होगा एफएक्स। एफएक्स सबने पढ़ा है, फंक्शंस एक बड़ा सिंपल टॉपिक है। फंक्शन में क्या करते हो आप, एक इक्वेशन का एक नाम दे देते हो एफएक्स। इक्वेशन को आपने नाम दे दिया, x+1 है, उसको आपने एफएक्स बोल दिया। अब जो वैल्यू आप डालोगे उस फंक्शन में, उसका +1 करके आपको आउटपुट दे देगा। तो बेसिकली प्रोसीजर का भी यही काम होता है कि आप उसको एक सेट ऑफ कोड दे देते हो, उसको उसको एक नाम दे देते हो उस कोड का, कि भाई जब भी मैं इस प्रोसीजर की बात करूं तो आपने वो कोड रन करना है। तो वो पार्ट ऑफ सूडो कोड हो गया ना, इसका मतलब वो फ्लो चार्ट का पार्ट हो गया। प्रोसेसेस तो जनरली मतलब प्रोसेस की बात हो रही है, इट इज अ लिटिल वेग टू अंडरस्टैंड। सब सिस्टम जो है वो भी थोड़ा वेग लग रहा है आपको कि भाई सब सिस्टम मतलब तो सिस्टम के अंदर सिस्टम हुआ ना वो, इट डजंट सॉल्व अ प्रॉब्लम बेसिकली। तो यहाँ पे सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो एक स्ट्रक्चर डायग्राम है जो आपको समझ में आ रहा है कि यार अच्छा ठीक है। स्ट्रक्चर डायग्राम वैसे प्रॉपरली आपको एएस में पढ़ाया जाता है, उसके अंदर आप डिस्कस कर रहे होते हो कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स लिस्टिंग, इन द फॉर्म ऑफ आप डिटेल में थोड़ा बताते हो कि भाई ये फंक्शन इस चीज़ को रिटर्न करेगा, ये फंक्शन इस चीज़ को इसमें इनपुट लेगा। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन होती है, तो स्ट्रक्चर डायग्राम आपका यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा, अब ये पहला सवाल थोड़ा मुश्किल था कंपैरेटिवली आई विल से, बट अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना चीज़ों पे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एक्चुअल आंसर। अच्छा, अब हम टिक 1 बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, अ सूडो कोड एग्जांपल ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। अच्छा, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है भाई, अगर किसी को नहीं आता इफ स्टेटमेंट, तो वो दूसरा लेक्चर में देख सकता है, उसमें मैंने इफ स्टेटमेंट कवर करा। हाँ, दूसरे लेक्चर में मैंने इफ स्टेटमेंट कवर करा है। अच्छा, अब यहाँ पर सर हम्म, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। स्क्रीन नहीं आ रही। हम्म, बाकियों के पास आ रही है, मुझे बता सकते हो, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी नहीं शक्ल आ आ रही रही है? सर, आपकी नहीं आ शक्ल आ रही? रही है, ये स्क्रीन नहीं आ रही। मेरे ओके, पास भी मेरी शक्ल तो आ गई। ठीक है, मैं इसको एक काम, अब आ रही है?
नो नहीं नहीं आ रही सर। ओके, लेट मी अनपिन। अब सही है? नहीं नहीं। ओके, अब सही है? अब सही है, अब सही है, अब सही है। ओके, हाँ भाई। गूगल मीट का एरर है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है? अब सिलेक्शन स्टेटमेंट को समझो कि ये देखो कॉम्प्लिकेटेड नाम लगता है सिंपल। इसमें होता ये है कि आपको इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, आप इफ के अंदर कोड लिखते हो, आप एल्स के अंदर कोड लिखते हो। अब इफ स्टेटमेंट का काम ये होता है कि डिसाइड करना कि कौन सा कोड रन करना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हम इफ वाला कोड रन करेंगे, स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम एल्स वाला कोड रन करेंगे। हम बेसिकली सेलेक्ट कर रहे हैं ना कौन सा कोड रन करना है, इसीलिए उसको सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आया? तो इफ स्टेटमेंट इक्वल सिलेक्शन स्टेटमेंट, केस को भी सिलेक्शन के अंदर ही शुमार किया जाएगा। सही है? अच्छा, वाइल जो है वो एक लूप के अंदर आता है तो उसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट में काउंट नहीं करेंगे। डिक्लेयर वो डिक्लेरेशन के अंदर आता है, ऑफ वेरिएबल्स, ऑफ एरेज वगैरह वगैरह जो आप समझोगे, तो डिक्लेरेशन भी नहीं आएगा। कॉल सॉर्टिंग वैल्यू 1 वैल्यू 2। अब कॉल यूज होता है प्रोसीजर्स के साथ, जो अभी मैंने प्रोसीजर समझाया ना कि हम कोड को एक नाम दे देते हैं, तो एक कोड का उसने नाम दिया हुआ है सॉर्टिंग, और वो 2 पैरामीटर्स लेता है। अब पैरामीटर्स, इन चीज़ों को मैं डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह बिल्कुल अगले लेक्चर में, तो इसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। बट कॉल जहाँ पे आ जाए ना वर्ड, आप समझ जाए कि प्रोसीजर की बात हो रही है। फंक्शन और प्रोसीजर में माइनर डिफरेंस है, हम यहाँ पे प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, जो मिड है, लेफ्ट है, राइट है, ये सारे हमारे फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है? तो वो अलग होता है, उनके साथ कॉल इस्तेमाल नहीं होता, प्रोसीजर्स के साथ कॉल इस्तेमाल होता है। तो एक ही चीज हमें समझ में आ रही है, इफ स्टेटमेंट क्यों सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा कोड रन करना है, और कोड भी लिखा हुआ है इसमें कि y इक्वल्स 21, कि अगर स्टेटमेंट मैच कर गई तो y इक्वल्स 21 को रन करो, वरना नहीं करना था, तो उसको टिक कर देंगे। अच्छा, अब देखो सब रूटीन का मैंने बताया था ना, सब रूटीन को समझो। सब रूटीन बेसिकली, अच्छा इन्होंने ये मार्किंग स्कीम में इस सवाल के अंदर थोड़ा इशू था, इन्होंने प्रोसेस इंक्लूड नहीं करा था। आई डोंट नो व्हाई। पहले उसको प्रोसेस बोला जाता था, बट इन्होंने मार्किंग स्कीम के अंदर इसके अंदर दोनों को सब रूटीन करा हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड सम स्टूडेंट्स माइट हैव मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, बट जनरली ये तो सब रूटीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डबल जो लाइन साइड पे बना देते हैं ना एक्स्ट्रा रेक्टेंगल के अंदर, इसका मतलब एक प्रोसीजर या कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन वगैरह की बात हो रही है ना, उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सब रूटीन में आ रहा है। जो लास्ट बॉक्स है वो यूजुअली प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता था, बट उन्होंने उसको भी सब रूटीन में हाईलाइट करा हुआ है। ये जो छोटा सा एक समझ ले, नॉट एन ओवल बट राउंडेड रेक्टेंगल जो है ना, वो इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनेटर के स्टार्ट लिए। होता है ना, हाँ स्टार्ट नहीं होता ये हाँ, राउंड। स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और एंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, तो और अगर इसका ये क्या स्टार्ट, नाम है, फर्स्ट वाला किसके लिए है? फर्स्ट वाला फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप फंक्शन और प्रोसीजर्स थोड़ा समझोगे तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा, बट समझ ले मिड, स्क्वायर नहीं होता? नहीं नहीं, स्क्वायर तो कहीं भी नहीं होता, रेक्टेंगल होता है ना हाँ दोनों। वही रेक्टेंगल, और चार होते थे ना, एक ऐसा नॉर्मल खिंचा हुआ रेक्टेंगल टाइप का होता था, और एक ऐसा, ये तीन याद है, फर्स्ट वाला कहीं नहीं याद आ रहा मुझे। फर्स्ट वाला सब रूटीन के लिए इस्तेमाल होता है, ये पुराने पास पेपर्स में कम है, ये ए लेवल्स में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको नहीं पता। ये ए लेवल्स में जब सिलेबस मेजर चेंज आया ना, तब ये सारी चीज़ें को थोड़ा चेंज आया, बट पहला वाला फंक्शन और प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन और प्रोसीजर मतलब ऐसा आप मिड को यूज़ करें, आप लेफ्ट को यूज़ करें, आप राइट को यूज़ करें, या आप STR टू नम यूज़ करें, जो भी फंक्शन आपके पेपर में दिए हुए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है? या आप खुद अपना बना रहे हैं, वो एक अलग केस है। ओ लेवल्स में आई डोंट थिंक उसका इतना डिटेल में आता है। तो ये जब आप कोई प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। मिड, लेफ्ट, राइट मैंने आपको एग्जांपल दिए, थोड़ा आपने इसके बारे में सुना होगा। तो सब रूटीन यहाँ पे बनता है। ठीक है? इस तरह याद रख लेंगे, सब रूटीन या प्रोसीजर या फंक्शन अगर लिखा हो ना, मेनली तो फ्लोचार्ट्स में उसको सब रूटीन में शुमार किया जाता है, तो ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आखिरी वाला प्रोसेस के लिए यूजुअली हम बोलते थे, बट उसको भी इन्होंने मार्किंग स्कीम में सब रूटीन में रखा हुआ है। इनपुट जो बॉक्स होता था ना एक। इनपुट बॉक्स तो स्लांटेड होता है, इनपुट आउटपुट वाला पैरेललोग्राम होता है वो, स्लांटेड रेक्टेंगल एक तरह से समझ लो, बट पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं, वो इनपुट हाँ, आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। वही वाला कह रहा था, तो ये हाँ, वो नजर नहीं पांचवा आ रहा। इन्होंने दिखाया नहीं है यहाँ पे, मतलब उन्होंने चंद का सवाल पूछा, ज्यादा का नहीं पूछा इस तरह से। अच्छा, आखिरी वैसे बचता वही है। ठीक है? अच्छा, अब जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसको हम स्टॉप या स्टार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप का कोई वर्ड आ रहा है सीधे हाथ पे? जरा मुझे प्रोसेस में बताओ। टर्मिनेटर आ रहा है। बिल्कुल, तो उसका मतलब वही आंसर होगा। अच्छा, अब जो रोम्बस है हमारा, रोम्बस किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? रोम्बस ये फर्स्ट वाला है, ये थर्ड। लास्ट वाला? थर्ड ये वाला, ये होता है उसके लिए डिसीजन। बिल्कुल,
समझ में आ गया कि जी। पहले वाले का आंसर सब रूटीन है, सही है। लास्ट वाले का भी इन्होंने हैरानगी से सब रूटीन रखा हुआ है। सेकंड वाले का टर्मिनेटर है, थर्ड वाले का डिसीजन है, ठीक है। 4 मार्क्स वी गेन। चलो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि एक बच्चे ने गलती करी हो, अक्सर बच्चों ने गलती करी हो, 3 मार्क्स मिले होंगे। अच्छा, अब ये सवाल आता है फ्लो चार्ट का। An algorithm needs to total 50 numbers between 1 and 100 inclusive. Uses a count control loop. Count control loop मतलब तो बता सकता है काउंट कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं? फॉर लूप को, सही है। फॉर लूप के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स फिक्स्ड होती हैं, सही है। अच्छा, अब इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फ्लो चार्ट के अंदर फॉर लूप एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज अ ट्रिक। क्यों? फ्लो चार्ट के अंदर फॉर लूप एग्जिस्ट नहीं करता। आपने अपनी अंदाज से फॉर लूप को रिक्रिएट करना होगा कंडीशनल लूप की तरह, क्योंकि सर यस यस नो करना होगा ना वो डिसीजन बॉक्स में। बिल्कुल, तो कंडीशन आ गई ना, यस नो में कंडीशन आती है, तो उसका मतलब या तो आप वाइल की तरह इस्तेमाल करो और भले रिपीट एंड की तरह इस्तेमाल करो, इट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज यू हैव टू यूज इट लाइक अ कंडीशनल लूप। तो अगर कोई बच्चा फॉर लूप का कोड लिखेगा ना, सूडो कोड, और फिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वो फंस जाएगा। ये ट्रिक है। फॉर लूप इस्तेमाल नहीं करोगे आप इस्तेमाल करोगे वाइल या रिपीट अंटिल टू मेक द लॉजिक इन योर हेड, क्योंकि फ्लो चार्ट में फॉर लूप एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, यूजेस एन अप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैंने पहली क्लास में बताया था क्या होता है। इनपुट से पहले आउटपुट के मैसेज को प्रॉम्प्ट बोला जाता है, ताकि यूजर को पता चले कि क्या डेटा इंसर्ट किया जा रहा है। टोटल्स द नंबर एज दे आर एंटर, टोटलिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। आउटपुट्स द टोटल आफ्टर द लूप हैज कंप्लीटेड विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। सिंपल सवाल है, नथिंग रफ, नथिंग टफ, सही है। तो वी कैन डू इट। बस इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि इसने वैलिडेशन चेक का जिक्र करा कि नहीं करा, मुझे कोई बता सकता है? नहीं किया। उसने नहीं दिया, क्यों? कहाँ लिखा हुआ है भाई नहीं दिया इसने? यूज एन appropriate to ask for number between 100। अच्छा, देखो पूछा वैलिडेशन। हाँ, अब देखो, आप इसको देखो, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अब आपने दो चीज़ों से जज करना होता है कि भाई ये प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है। पहले तो उसके मार्क्स देखो, उसके मार्क्स कितने? 6 मार्क का है, सही है। 6 मार्क के लिए मुनासिब है, सही है। वैलिडेशन चेक जो है ना, वो तब इस्तेमाल किया जाएगा यूजुअली जब आपको एक्सप्लिसिटली उसने बोला है कि यूज अ वैलिडेशन चेक और वैलिडेट द इनपुट। यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे उसने बोला है कि आप उससे बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भाई वो 1 से लेके 100 तक नंबर डाले। अगर वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब आपने सॉरी, अगर वो आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा कि वैलिडेशन चेक यूज करो, तो उसका मतलब आपने यूज नहीं करना। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योरसेल्फ, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड कि हमें 1 till 50 एक साइकिल चलानी है। अगर कोई 0 से 49 करेगा तो यहाँ पे वो गलत करेगा, इस बात को अंडरस्टैंड करें। 0 से 49 नहीं करना, इसने अलग से बोला है 1 till 50 चलाओ, तो वी हैव टू रन इट फ्रॉम 1 till 50, ठीक है। सेकंड थिंग, अच्छा, इसने ये मेंशन करा है कि इंक्लूसिव है, सही है। 1 till 50 मतलब कि 1 से लेके 50 तक जाओ, तो हमारी वैल्यू 50 तक जाना जरूरी है, ठीक है। कभी कभार बच्चे इक्वल्स टू वगैरह वाइल लूप के अंदर कुछ गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो 50 तक नहीं जा रहा था, उनका 1 मार्क इस बात पर कट जाता है। इक्वल्स टू या लेसर देन का साइन, कुछ माइनस मिस्टेक की वजह से मेजर मार्क लूज हो जाता है, तो इस चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। अच्छा, और इसने बोला 1 till 100 इंक्लूसिव, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको बात ही नहीं करनी, क्योंकि इसने वैलिडेशन बोली नहीं हमें। हमने सिर्फ उसको बोलना है भाई 1 से लेके 100 तक आप डालो वैल्यू, सही है। अगर वो नहीं डालता, दैट इज नॉट आवर मैटर, बिकॉज द क्वेश्चन नेवर आस्क्ड फॉर वैलिडेशन। अच्छा, वैलिडेशन किसी को नहीं पता तो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वैलिडेशन जो है एक सेट ऑफ रूल्स का तरीका है, लेंथ चेक, रेंज चेक, प्रेजेंस चेक। तो ये सारे जो चेक्स है ना, आप आगे पढ़ोगे, वो सारे के सारे वैलिडेशन चेक्स में आते हैं कि आप सेट ऑफ रूल्स आइडेंटिफाई कर रहे हो। वेरिफिकेशन इज समथिंग एल्स। वेरिफिकेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं, प्रूफ रीडिंग, सही है, जिसको मैनुअल इंटरवेंशन बोलते हैं। टेक्निकल टर्म नहीं है बट मैं समझा रहा हूँ। मैनुअल इंटरवेंशन मतलब इंसान को खुद बैठ के करना पड़ता है उस काम। और दूसरा डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब कि आप पासवर्ड मांगते हैं, जब आप नया आईडी बना रहे होते हैं तो पासवर्ड मांगते हैं, फिर वापस री एंटर पासवर्ड बोलता है। वो क्यों बोलता है कि आपका ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल जो पहला पासवर्ड है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपको फोन पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी के अंदर इंस्टाग्राम अगर आप लॉगिन करें, इंस्टाग्राम के पास आपका ओटीपी मौजूद होता है, उसी ने तो भेजा है।
आपके पास आया और आपने डाला तो उसका मतलब वेरीफाई हुआ कि भाई जिस फोन पे जिसकी रिक्वेस्ट जा रही है तो हसन ही है ना सामने, वो वेरीफाई कर रहा है, ओटीपी भिजवा के ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन करवा रहा है कि दिस इज हसन जैन, ओके, इट इज नॉट समबडी एल्स। तो वेरिफिकेशन के अंदर ओरिजिनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से कंपैरिजन होता है और वैलिडेशन के अंदर सेट ऑफ रूल्स से इसको पास कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी और तफसीलात हैं, बट ये मेजोरिटी है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग को इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, अब हम सवाल पे वापस आते हैं, मैं ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक किसी को मेरे कोई भी डायलॉग में कोई मसला है तो मुझे बता दे, ताकि मैं फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँ, ताकि हम इसको मूव ऑन करें। अच्छा भाई, ठीक है भाई, किसी को भी मसला नहीं है, ओके। हाँ भाई, अच्छा मैंने अभी बताया काउंट कंट्रोल लूप एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्टार्ट और स्टॉप लिखना नहीं भूलना है। तो हम सबसे पहले वो चीज़ कर लेंगे, स्टार्ट लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोड को पहले ना अपने जहन में बना लो। टोटिंग स्टेटमेंट यूज करें, बिल्कुल कर रहे हैं सर, टोटल करना है, सही है। तो टोटिंग स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि टोटलिंग स्टेटमेंट के अंदर आपने हमेशा जिस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो उसको इक्वल टू जीरो पहले करना होता है, जरूरी है। दिस यू कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट दिस, वी हैव टू डू, इट्स अ मस्ट थिंग, ठीक है। तो हम टोटल करेंगे, तो टोटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इक्वल्स जीरो, ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला है भाई काउंट कंट्रोल लूप का इस्तेमाल करो। काउंट कंट्रोल लूप तो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन फॉर लूप के अंदर हम फॉर काउंट इक्वल्स 1 to 50 तो लिखेंगे ना, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को थोड़ा समझाने के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ सूडो कोड में, ताकि कन्वर्जन आसान हो। अगर आपका थोड़ा प्रोग्रामिंग, क्योंकि फ्लो चार्ट का सवाल को वो ज्यादा मार्क्स देता है, मेहनत कम करवाता है, तो अगर आप थोड़ा सूडो कोड लिखना जानते हैं ना, तो आप पहले वो लिख लें, उसमें आपकी आसानी होगी। डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट में डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजुअली जब मैं खुद ओ लेवल्स दे रहा था तब भी मैं ये करता था, मैं अलग से कोड लिख देता था, सही है। मैं लिख दिया टोटल इक्वल्स जीरो और काउंट इक्वल्स जीरो, ये दो चीजें मैंने कर ली, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उससे एक तरह से लूप स्टार्ट करना है। अच्छा, काउंट इक्वल्स जीरो नहीं करना था, सॉरी, काउंट इक्वल्स वन करना था, क्योंकि सवाल में इसने बोला था 1 till 50, ठीक है। अच्छा, अब लूप कौन सा इस्तेमाल करूं भाई, वाइल लूप करूं, रिपीट एंडल करूं? रिपीट अंटिल। ठीक है भाई, फरमाइश चाहिए रिपीट एंडल की, तो हम रिपीट एंडल फोकस करेंगे। वैसे मेरी भी एडवाइस है कि रिपीट एंडल यूज करो, समझना आसान होता है। वाइल लूप में कभी कभार इनपुट के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, आपने डबल इनपुट लेना पड़ता है, इस केस में भी आपको लेना पड़ता, इस वजह से वाइल लूप हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सर आप जो है रिपीट एंडल तो कर रहे हैं, फ्लो चार्ट में रिपीट एंडल भी नहीं है, फ्लो चार्ट में रिपीट एंडल नहीं है, मानता हूँ, फ्लो चार्ट में लूप ही नहीं है टेक्निकली, हम जुगाड़ से बनाते हैं, हम ऊपर नीचे डंडियां बना के हम लूप कर रहे होते हैं उसको। डायरेक्शन, फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट में हम उसको रास्ता बता रहे थे, भाई यहाँ से तू इधर जा, एरोज, वहां यस पे, और नो। हाँ बिल्कुल। तो यस और नो को हम लूप की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप कंडीशन बाद में भी लिख सकते हो, आप कंडीशन पहले भी लिख सकते हो। बाद में क्या है, पोस्ट रिपीट एंडल का मतलब क्या है, पोस्ट कंडीशनल लूप ना, तो हम कंडीशन बाद में लिख देंगे, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब करके दिखाऊंगा मैं। हमने लिखना है रिपीट, अच्छा रिपीट के बाद हमने लिखना है आउटपुट, क्योंकि वैल्यू ले रहे हैं ना हम यूजर से, आउटपुट लेंगे, उसको बोलेंगे भाई आप एक वैल्यू डालो जो 1 से लेके 100 तक हो, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब एक भी गिने हुए 100 भी गिनेंगे हैं, दोनों एक्सेप्टेड है। अगर एक्सक्लूसिव बोलता तो फिर 1 और 100 के अलावा बीच वाली वैल्यू डालो, ठीक है। हम लिखेंगे आउटपुट एंटर नम बिटवीन 1 and 100, मैं अभी मतलब चलाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हम इनपुट करेंगे। अब सिंस हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अनशन वेरिएबल नेम बार बार बनाते रहें। नम बना लिया, एक एक नंबर लिख दिया, एक जगह पे माय फेवरेट नंबर लिख दिया, मतलब एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करो भाई, 3 4 नहीं बनाओ एक ही काम के लिए, ठीक है। इनपुट नंबर हमने कर दिया, अब मैं टोटलिंग करूंगा,
सिंस इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम डायरेक्ट टोटलिंग स्टेटमेंट कर सकते हैं, हमें इफ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। वरना मैंने समझाया था कि जब हमें चेक करना हो डेटा गलत है या लूप स्टॉप का है, क्योंकि ये फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स है, इसको असूलन फॉर लूप से बनाना चाहिए, बट क्योंकि हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो हम रिपीट एंडल से प्रोसेस करेंगे, क्योंकि फ्लो चार्ट में फॉर लूप एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें मैप करने के लिए इनटू अ फ्लो चार्ट आसानी रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि हम अगर फॉर लूप यूज करते हैं तो हमें स्टेटमेंट यूज करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें नंबर ऑफ साइकिल्स पता है, उसने कब रुकना है, क्योंकि उसने कोई ऐसा डेटा डालना ही नहीं है जो इनवैलिड हो, हमारे लूप की साइकिल्स को रोक सके या कुछ चेंज कर सके। साइकिल्स जब फिक्स है तो डेटा, हर आने वाला डेटा वैलिड है, हर आने वाला डेटा वैलिड है, तो वी डोंट नीड टू चेक इट, और इसने अलग से मांगा भी नहीं है आपसे वैलिडेशन, तो वी डोंट नीड टू चेक इट एट ऑल। तो हम सीधा सीधा टोटल कर देंगे। टोटल, अब टोटलिंग स्टेटमेंट क्या होती है, टोटल दोनों तरफ आएगा, सही है, काउंटिंग स्टेटमेंट भी काउंट दोनों तरफ आता है, बस प्लस का फर्क होता है। प्लस क्या करना है, इसमें हमें नंबर प्लस करना है, उसमें हमें वैल्यू प्लस करनी होती है। ठीक है, सॉरी, उसमें हमें एक वन नंबर प्लस करना होता है, या इस तरह से हम चीजें प्लस कर सकते हैं। ठीक है, काउंट, अब काउंट क्यों कर रहे हैं सर, काउंट इसलिए कर रहे हैं कि हमें काउंट कंट्रोल लूप का बोला गया था, लेकिन हम फिक्स साइकिल जो है वो फॉर लूप में ही रख सकते हैं, फ्लो चार्ट में फॉर लूप नहीं होता, तो हमें रिपीट हैंडल के थ्रू आर्टिफिशियली एक फिक्स अमाउंट ऑफ साइकिल्स कर करना होगा। तो हर साइकिल होगी, काउंट बढ़ेगा, काउंट जब 50 बार हो चुका है होगा तो हम रोक देंगे इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो अब काउंट अगर 50 से बड़ा हो गया, क्योंकि काउंट को हमने 1 से स्टार्ट करा है, अगर हम 0 से स्टार्ट करते तो हम इक्वल टू 50 लिखते हैं, अब हम लिखेंगे ग्रेटर देन 50, जो मैंने आपसे बात करी ना साइन की, वही समझ। अच्छा, अब बच्चों को ना कभी कभार कंफ्यूजन होता है, सर ये तो 50 वैल्यू, मैं 50 तक ड्राई रन करके पहचानूंगा मैंने कंडीशन कौन सी लिखनी है। आप 50 तक करो ही नहीं, आप करो 1 till 3। आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना कि मुझे जो कंडीशन है अनटिल की वो क्या लिखनी है, तो आप करो 3 दफा, आप बोलो मेरा टारगेट है मुझे लूप की साइकिल 3 दफा चलानी है, शॉर्ट हो गई कंडीशन। अब दिमाग में ड्राई रन हो सकता है, हम ड्राई रन करते हैं। अगर मैं कंडीशन लिखता हूं काउंट इक्वल्स 3, तो क्या 3 दफा चलेगा, चेक करते हैं भाई। चेक कैसे करेंगे, हमने काउंट 1 करा, लूप चला, काउंट क्या हो गया 2, सही है, काउंट 1 से स्टार्ट था ना, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, मैंने एक दफा लूप पढ़ा, काउंट हो गया 2, अब मैं ऊपर गया, उसने दूसरी बार लूप पढ़ा, काउंट हो गया 3, क्या अंटिल में इक्वल्स 3 है, बिल्कुल है, तो उसका मतलब लूप रोक देंगे। इसका मतलब हमने 2 बार करा था ये प्रोसेस, लेकिन काउंट 3 हो गया दूसरी बार में, इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 3 लिखना है इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिपीट अंटिल, या हम 51 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते थे उस केस में, तो ये चीज हम कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया आई कैन री एक्सप्लेन इट, कोई मसला नहीं है। सर कर दें थोड़ा री एक्सप्लेन। ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखो, हमें इसने बोला था 50 साइकिल करनी है आपने, और काउंट की वैल्यू जो है, सही है, काउंट कंट्रोल लूप फ्रॉम 1 to 50, काउंट कंट्रोल लूप बोला है, इसका मतलब फॉर लूप की बात कर रहा है। फॉर लूप में हम लिखते हैं ना फॉर काउंट इक्वल्स 1 to 50, इसका मतलब 50 बार चलता है ना फॉर लूप। 50 बार चलता जी। है, 50 बार चलता है, ठीक यस है। सर। अब 50 बार चलता है, अब हमें क्योंकि फॉर फ्लो चार्ट में फॉर लूप एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें ऐसी कोई कंडीशन लिखनी है रिपीट हैंडल के अंदर कि वो लूप को 50 बार चलाए आर्टिफिशियली, मतलब हम लोग प्रिटेंड कराने के ये फॉर लूप की तरह वेव कर रहे हैं, असल में फॉर लूप नहीं है ये, हम इसको बनाना चाह रहे हैं, वर्किंग बनाना चाह रहे हैं कि फॉर लूप की तरह 50 की 50 साइकिल करे वो। तो हम काउंट वेरिएबल के थ्रू ट्रैकिंग कर रहे हैं कि अच्छा इसकी 3 साइकिल हो गई, इसकी 5 साइकिल हो गई, अच्छा भाई 50 साइकिल हो गई। तो वो ट्रैकिंग के अंदर हमें एंडिंग कंडीशन लिखनी है कि भाई कब हमें पता चलेगा कि 50 साइकिल्स हो चुकी हैं, क्या 49 पे पता चलेगा, क्या 50 पे पता चलेगा, क्या 51 पे पता चलेगा, हमें कोई ऐसी कंडीशन लिखनी है जो हमें बता सके। अब देखो ये लार्ज नंबर्स हैं, 49, 50, 51, तुम यहाँ तक सोच नहीं सकते, ट्राई रन नहीं कर सकते कि भाई वाकई में मेरी कंडीशन 50 साइकिल्स कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट निकाला था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट को, मतलब नॉट इन दिस लेक्चर, पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि उसको शॉर्टकट को हमें ऐसे काम करना है कि वो शॉर्टकट हमें ये बता देगा कि हमें कंडीशन कौन सी लिखनी है। शॉर्टकट क्या है, आपने नंबर ऑफ साइकिल्स को रिड्यूस करके 3 कर देना, कि हमें कंडीशन ऐसी लिखनी है कि 3 साइकिल्स करे रिपीट अंटिल, 3 साइकिल मतलब उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो 3 बार एटलीस्ट रिपीट हो, काउंट को 1 से स्टार्ट करते हुए, सही है। अब हम इसको जरा ड्राई रन करके देखते हैं ना थोड़ा, मैं इस कंडीशन को 51 की जगह मैं कर रहा हूँ 3, सही है, कि भाई 3 बार मुझे चलाना है।
और मैं इसको ज़रा यहाँ से करता हूँ। अब हम बोलते हैं भाई काउंट अगर 3 हो जाएगा इसका मतलब 3 साइकिल हो गई। यहाँ तक लग रहा है सबको सही लग रहा है ना, लॉजिक तो सेंस मेक कर रही है ना भाई। अगर काउंट 3 हो गया इसका मतलब कितनी साइकिल हो गई, 3 हो गई। सही है, ये लॉजिक मेक कर रही है। बट इसमें भंड है। भंड क्या है मैं समझाता हूँ। भंड ये है कि जब आप इसको प्रोसेस करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा। अब हमने काउंट को 1 से स्टार्ट करा, काउंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1। सही है, ठीक है, काउंट स्टार्ट हुआ 1 से। अब बल्कि मैं इसको ना एक तरह से प्रॉपर लिख देता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसका एक अलग पेज पे पूरी एक्सप्लेनेशन डाल देता हूँ ताकि पीडीएफ में बच्चे अगर रिवाइज कर रहे हो तो उनको आसानी हो जाए। ठीक है, इसको आई पेस्ट इट ओवर हेयर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओके, हाउ टू नो हाउ मैनी टाइम्स रिपीट लूप वर्क्स। ठीक है, मतलब कितनी बार वो साइकिल अपनी करता है। तो मेक द साइकिल 3 फॉर टेस्टिंग। ठीक है, हमें 3 दफा हमारा टास्क है, 50 बार 100 बार ये हमारा टास्क नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको जरा रन करके देखता हूँ। ठीक है, अब हम मेंटली इसको रन करेंगे। मैंने काउंट को स्टार्ट करा, सही है, काउंट हो गया हमारा 1। सही है, अब मैं साइकिल्स ट्रैक कर रहा हूँ। साइकिल्स के लिए मैं अलग वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। सही है, साइकिल्स के लिए मैं अलग वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। वेरिएबल तो नहीं है, बेसिकली मैं अपने लिए बना रहा हूँ ये। सही है, दिस इज फॉर मी, दिस फॉर मी टू ट्रैक कि रियलिटी क्या है और काउंट क्या बोल रहा है हमें। तो अब मैंने काउंट 1 से स्टार्ट करा, एक दफा रिपीट का लूप चला। इस स्टेटमेंट पे आगे काउंट क्या हो गया, 2। काउंट क्या हो गया, 2 हो गया ना। सही है, अच्छा अब मैं काउंट को कर दूंगा यहाँ पे 2। सही है, और अभी साइकिल्स कितनी हुई है हमारी लूप की, 1 हुई है अभी तक साइकिल्स। अब इसने अंटिल पे देखा काउंट 3 है, नहीं, ऊपर गया। अब वो वापस कोड रन करा, काउंट हो गया 3, यहाँ पर काउंट हो गया 3। साइकिल्स कितनी हुई हमारी, 2। अंटिल काउंट इक्वल्स 3। क्या काउंट 3 है, बिल्कुल है। इसका मतलब रिपीट अंटिल को रोक दो, क्योंकि रिपीट अंटिल तब रुकता है जब कंडीशन ट्रू हो जाए। तो क्या हुआ, लूप तो रुक गया। साइकिल्स हमारी असली में 2 हुई, काउंट 3 हो गया। इसका मतलब काउंट 1 ज्यादा चल रहा है साइकिल से। सो वी नीड टू राइट अ कंडीशन दैट मेक्स काउंट स्टॉप व्हेन इट बिकम्स 1 मोर देन द लास्ट, 1 मोर देन अमाउंट ऑफ साइकिल्स। मतलब 50 बार चलाना है तो 51 कर दो, 4 बार चलाना है तो 5 कर दो, 3 बार चलाना है तो 4 कर दो, 1 बढ़ा दो। समझ गए मेरी बात को, ताकि साइकिल्स साइकिल्स को वह करने के हाँ लिए। साइकिल्स मैच करने के लिए। समझ में आया हुजैम, समझ में आया, आयान समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो हम अगर कंडीशन को इक्वल टू 3 की जगह अगर हम इस कंडीशन को लिख दें काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 3, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, मैं और लिख देता हूँ, और काउंट, सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3+1। 3+1 मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई नंबर ऑफ साइकिल्स 3 है, +1 तो ये कंडीशन लिखने के लिए हम लिख रहे हैं। दोनों सही है तरीका, जो आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसीलिए हम वहां पे 51 लिखेंगे, अंटिल काउंट इक्वल्स 51, इसीलिए हम लिखेंगे वहां पे। सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 51। ये भी लिख सकते हैं वैसे, ये भी सही है। मतलब मैंने यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ, काउंट इक्वल्स 4। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं यहाँ पे टैग कर देता हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, अब काउंट हो गया हमारा, 50 साइकिल हमने कर ली, 50 साइकिल का टोटल भी हमने निकाल लिया। अब सवाल ने क्या बोला, आउटपुट द टोटल आफ्टर द लूप हैज कंप्लीटेड। लूप के बाद आउटपुट करना है टोटल विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। सही है, अब एल्गोरिथम नीड्स टू सम टोटल नंबर, टोटल 50 नंबर्स। ठीक है, द टोटल इज, और हम टोटल डाल देंगे वेरिएबल,
वो नंबर दे देगा उसको। इतना सिंपल सवाल था, सही है। हमने सूडोकोड कर लिया। अब अगर किसी बच्चे की लॉजिक क्लियर होगी तो वो ये 2 मिनट में कर लेगा। अभी तो मैं समझा रहा था आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा। लॉजिक समझाई, टोटल कब यूज होगा, काउंट क्यों यूज होगा, स्पेशली वो अनटिल की कंडीशन, ठीक है। तो अब हम इसका फ्लोचार्ट बनाना बड़ा हलवा है। कैसे हलवा है हम करेंगे, मैंने क्या बोला, फ्लोचार्ट क्या होता है, गाइड करना कि भाई यहाँ से इधर जाओ, वहां से उधर जाओ, सही है। गाइडेंस देनी है, हमारा हमारा काम ही है। इंस्ट्रक्शंस। हाँ, इंस्ट्रक्शन बोलो, डायरेक्शंस बोलो, जो बोलना है बोलो, मतलब यही है, एक ही है सबका, कि भाई आपने उसको बाकायदा स्पून फीड करना है कि भाई यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से इधर जाओ। तो हमें इसी तरह से करना है। कोड का फ्लो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब टोटल और काउंट को मुझे 0 करना है, सही है। टोटल इक्वल 0, और मैं एरो बना के उसके फौरन बाद मुझे करना है, शेप को प्लीज इग्नोर करना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ये है वैसे रेक्टेंगल ही, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आउटपुट करना है और मुझे इनपुट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा आउटपुट और उसके बाद लगाऊंगा इनपुट का, ठीक है। पैरेललोग्राम ना दे, समझ में आया? पैरेललोग्राम, एंटर नंबर 1 till 100 पूरा लिखना तुम लोग। मैं अभी थोड़ा शॉर्टकट करके लिख रहा हूँ कि बिटवीन 1 till 100 वगैरह पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, टैबलेट से थोड़ा राइटिंग में ऑफ होता है, ठीक है। उसके फौरन बाद मुझे इनपुट करना है। अगर इनपुट के अंदर मैं ये चीज़ इस्तेमाल करूँगा, इनपुट इनपुट नम, सही है। अब मुझे टोटल करना है, सही है। अब देखो, रिपीट को हम कोई लाइन नहीं देंगे, ये बात याद रखो। रिपीट का मतलब, रिपीट पे हम रुकते हैं कभी नहीं रुकते ना, हम हमें पता है लूप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमें कंडीशन बाद में लिखनी है, तो रिपीट की हमें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट में यू डोंट राइट रिपीट एट ऑल। आप अंटिल से प्रोग्राम को करते हो, मैं बताता हूँ कैसे आगे, मतलब 1-2 लाइन्स के बाद। बट रिपीट अंटिल में, रिपीट को आपने करना है इग्नोर, सही है। वाइल को आप इग्नोर नहीं करते, वाइल में आप एंड वाइल को काइंड ऑफ इग्नोर करते हो, वो भी नॉट एग्जैक्टली, बट रिपीट में आप रिपीट को इग्नोर करते हो, रिपीट अंटिल में। अच्छा, अब मैं टोटल करूंगा, टोटल प्रोसेस है, प्रोसेस को हम ऐसे लिखते हैं सीधा करके, टोटल इक्वल्स। अब हम कोई मेरे ख्याल से नादे ही सवाल पूछ रहा था या कौन था, ये सब रूटीन जो है जब हम फंक्शन यूज करेंगे तब यूज किया जाएगा, ये अभी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये मैं सवाल कर रहा था। हाँ, तो ये अभी यूज नहीं किया जाएगा, ये बाद में यूज किया जाएगा जब हम मिड लेफ्ट सब राइट रूटीन मतलब एक बार इसका और समझा दें, सही से नहीं आया था। सब रूटीन। फिर एक काम करता हूँ, मैं जब फंक्शन और प्रोसीजर्स की कल क्लास लूंगा ना, तो उसके साथ साथ समझा दूंगा, तो और तफसील समझ में आएगा, क्योंकि इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। मैं शॉर्ट में जितना भी शॉर्ट कर लूंगा ना, वो कंफ्यूज तुम रहोगे। सही। हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। टोटल प्लस नम। अच्छा, अब मैंने काउंट भी करना है, मैंने काउंट भी कर दिया। काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। अब मेन गेम शुरू होता है। अब अंटिल क्या है, कंडीशन, डिसीजन लेना है कि क्या मुझे आउटपुट पे जाना है या मुझे ऊपर जाना है। इस बात को समझो, आउटपुट पे जाना है, सॉरी माजरत, ऊपर वाले आउटपुट पे जाना है कि नीचे वाले आउटपुट पे जाना है। दिस इज हाउ यू विल मेक अ डिसीजन। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स बनाना है जो कंडीशन को यही फॉलो करेगा, और वो डिसाइड करेगा कि आपने ऊपर कब जाना है और नीचे कब जाना है। अब हम डिसीजन बॉक्स पहले बनाते हैं। डिसीजन बॉक्स ऐसे बनेगा, सही है। इसमें हमने लिखा इज, सही है, फ्लो चार्ट में आप ऐसे लिखते हो, इज काउंट इक्वल्स 51 क्वेश्चन मार्क। अगर काउंट 51 है तो हमें लूप को खत्म करना है। खत्म करना है इसका मतलब मैं नीचे एक आउटपुट कर दूंगा, सही है। और वो आउटपुट का काम है आउटपुट टोटल इज टोटल, सही है। और अगर ये यस पे है, अगर ये उसके बराबर है तो, अगर बराबर नहीं है तो आपने एक एरो बनाना है जो ऊपर वाले आउटपुट पे ले जाए। अब इस बात को समझना कि जब आप लूप बना रहे होते हो तो आपने लूप में सिचुएशन को लाइंस के एरो पे डालना होता है, ना कि किसी डंडी पे। मैं काउंट इक्वल 0 पे नहीं डालूंगा, मैं बीच में डालूंगा, मैं यहाँ पर इसको ले जाऊंगा ताकि फिर वो पूरा रीड कर सके। अच्छा, अब आउटपुट अगर हो बॉक्स गया, पे डालेंगे तो मार्क्स कटेंगे। नहीं नॉट एग्जैक्टली, बट बेहतर होता है कि ना डालो।
ठीक है, सही। स्टैंडर्ड ये चल रहा है। स्टॉप लिखो, एंड लिखो, एक ही बात है। सही है, समझ में आया? जी। कोई मुश्किलात, किसी को कोई मसला? नो। हाँ भाई, हुजैर, अयान, अयान ने तो जवाब दिया, चलो सर कोई मसला नहीं, कोई ना। बस बेहतरीन हो गया। तो फ्लो चार्ट भी देखो, अगर एक बात मेरी एडवाइस जिंदगी भर याद रखना, कोई भी चीज़ को पार्शली प्लान करना शुरू करोगे ना तो आप हमेशा भंड मारोगे। मतलब अगर एक सवाल को आपने गौर से पढ़ा नहीं, अगर आपने उसके बारे में प्लान नहीं करा, मिसाल के तौर पे क्रिकेट कौन खेलता है भाई यहाँ पे? मैं सर हाँ अयान, तुम सवाल पूछ रहे हो या मतलब बता रहे हो कि तुम क्रिकेट खेलते हो? सर फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। चलो फुटबॉल खेलते हो। फुटबॉल में फॉर्मेशन फॉलो करनी होती है ना। यस सर। फॉर्मेशन के बगैर एक टीम जीत सकती है? कोई अच्छी टीम बन सकती है फॉर्मेशन के बगैर? नहीं। नहीं बन सकती ना। ऐसे ही क्रिकेट के अंदर अगर फील्ड सिलेक्शन अच्छी नहीं हो तो भी आपकी टीम परफॉर्म ही नहीं करेगी। अब ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? प्लानिंग में आती है ना। ऑन ग्राउंड तो वो सोच रहे होते हैं, लेकिन एक हद तक सोचेंगे ना। प्री प्लानिंग नाम की भी कोई चीज होती है। तो सवाल को पहले हम्म, 5 मिनट 2 मिनट दो, प्लान करो। अगर प्लान करे बगैर तुम लिखने की कोशिश करो, तुम देखोगे वो भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, तुम पैनिक करोगे और लाजमी करोगे पैनिक। सही है कि भाई लिखना इज नॉट द वे टू आइडेंटिफाई कि अगर बंदा सही लिख रहा है। वो लिख रहा है, ये नहीं पता तुम्हें कि वो सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, तो उसको नहीं देखो। तुम्हारा गोल है प्लान करो, एग्जीक्यूट करो। प्लान करे बगैर एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूशन में बंद होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहो, प्लान करो। प्लान कर लोगे ना तो फ्लो चार्ट बनाना सब आसान है, सूडो कोड बनाना आसान है। सोचो सर 2 मिनट। P2 में हमें टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। देखो, अगर 15 माह का स्किप करते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो पिछले साल मैंने उनको पढ़ाया था, तो उनके लिए कुछ जो स्टूडेंट्स को टफ लग रहा था ना P1 P2, क्योंकि तुम लोगों के साथ मैं पूरा साल नहीं गुजारा तो मैं उतना जानता नहीं हूँ तुम लोगों को। बट उनको मैंने कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मैंने ये एडवाइस करी थी कि भाई आप जो है आखिरी सवाल 15-12 मार्क का जो बड़ा जो सवाल है उसको आप नहीं करो। अगर आपको वो सॉल्व करने बैठोगे आपको 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा, उसमें भी आपके आधे मार्क्स अच्छे आए तो आए, सही है, आपके आ जाएंगे वो भी। वो नॉर्मल चीज होंगे, मतलब आपने आधा घंटा भी जाया करा और आपने डिक्लेरेशन वगैरह उसके आपको 2D एरे डिक्लेरेशन वगैरह थोड़ी बहुत लूप वूप के मार्क्स आपको मिल गए तो फायदा नहीं है। अगर आप इस पेपर को देखो, पेपर है आपका पौने 2 घंटे का, 1 hour 45 minutes का। अगर आप उसमें से आप आधा घंटा 20 मिनट काट दो आखिरी सवाल के, आपके पास बचते हैं 75 मार्क्स में से 15 मार्क अगर मैं काट दूं तो आपके पास 60 मार्क्स बचते हैं, जिसको आप स्कोर कर सकते हो। और 60 मार्क्स के अंदर आप समझ लो आपके पास पूरा पौने 2 घंटे हैं 60 मार्क्स को स्कोर करने के लिए। मैं ट्रिक्स ऑब्वियसली बताऊंगा 15 मार्क के, बट अगर आप 5-10 मिनट 15 मार्क के सवाल पे लगाते हो तो इट्स मोर देन एनफ, गुड है। आप एटलीस्ट डिक्लेरेशन फंक्शंस वगैरह इसके मार्क्स तो एक्स्ट्रा स्कोर कर लोगे ना। सही है, तो अब आपके पास बचते हैं 1 घंटा 30 मिनट, चलो 15 मिनट में लगा रहा हूँ कि आप चलो ठीक है कोशिश कर रहे हो, 1.5 घंटा आपके पास बचता है। अब 1.5 घंटे के अंदर आपने छोटे छोटे सवाल करने से फ्लो चार्ट का मैंने भले आधे घंटे में आपको कराया, सही है, बट अगर आप खुद थोड़े जानते हो कि आप 10-15 मिनट में ये कर लोगे सवाल, 10-15 मिनट में आपसे ये हो गया। चिल्लर चिल्लर 1-1 2 मार्क के 5-5 6-6 मार्क के जो छोटे छोटे सवाल है सूडो कोड के बड़े इजी वाले, वो आप कर लो। आपके ऑन एन एवरेज मैं करता हूँ, आपने स्कोर कर दिया 63 तक आप एम रख सकते हो। अगर आपने 63 स्कोर करा ना, यू कैन स्टिल गेट एन ए। शायद आपका ए स्टार भी आ जाए टोटल में, मुझे देखना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड पिछली बार में थोड़ा कम ट्रिगर। हाँ 47 था पिछले साल थ्रेशोल्ड, 47 पे आपका ए बना है, इस बात को समझो। तो अगर तुम 15 मार्क का छोड़ रहे हो, उसके बाद तुम 16 मार्क की गलती भी कर रहे हो, सॉरी 15 मार्क का छोड़ रहे हो उसके बाद तुम 10 मार्क की या 12 मार्क की गलती भी कर रहे हो, तब भी तुम्हें ए मिल रहा है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करो कि बाकी सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे 15 मार्क पे पैनिक कर रहे होते हैं, वो बाकी सवाल भी भूल जाते हैं। 15 मार्क मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये कि सर ने बहुत ज्यादा 15 मार्क पे बस गौर किया है, बच्चों को बाकियों में किया ही नहीं क्लियर। यही यहाँ तो मेरा मोटिव भी ये है कि आप बाकी पहले बाकी तो अपने स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ तो, क्योंकि देखो बाकी सवाल जो है ना वो हो जाते हैं, सही है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। बाकी सवाल नहीं आते होंगे आपको तो 15 मार्क का तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी सारी की नॉलेज टेस्ट कर रहा होता है। आपको एरे 1D एरे नहीं आता होगा, 1D एरे का सवाल नहीं कर पाओगे, तो आप 2D एरे का सवाल कैसे करोगे 15 मार्क का? यस सही सर। है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लॉजिक। सही है, अभी 15 मार्क के पिछले बार जो सवाल आया था वो मेरे ख्याल से 2D एरे का आया था, मेरे छोटे भाई ने भी पिछले साल एग्जाम दिया था। तो 2D एरे का सवाल आया था और उसमें कहाँ मैंने गया आपको कहाँ, सेंड किया था
इसका मई जून का हाँ पेपर। आया ना, हाँ तुम्हारा ही पेपर मैंने अपना तुम्हारे आने से पहले डिस्कस करा था। वो उसका उसके कुछ सवाल मैंने करा दिए थे, बट मैं उसको वापस री अप्रोच करवा लूंगा। अगर तुम्हें उसकी जरूरत, कुछ सवाल में मसला आ रहा है तो पॉइंट आउट कर देना, मैं उसकी अलग से पढ़ने वीडियो के ना, बनाऊंगा। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ आज 15 हाँ मिनट। ट्रेस टेबल, इसकी रिकॉर्डिंग तो है अभी, चल रही है रिकॉर्डिंग। ट्रेस टेबल जो है ना, उसका तुम लेक्चर देखना, मैंने ग्रुप पे डाल दिया। एक मेन ड्राइव लिंक है, उसमें सारे लेक्चर 7 है आई गेस, ट्रेस टेबल का नादे के साथ था वो लेक्चर। तो उस ट्रेस टेबल के अंदर जो है ना, मैंने सारी चीजें समझाई हुई हैं। ओके सर। और वो पेपर के कुछ सवाल भी, एक दो सवाल हमने अटेम्प्ट भी करे थे, तुम्हारी क्लियरिफिकेशन उसमें हो जाएगी। अच्छा ओके यहाँ पर अब जैसे देखो, ये अक्टूबर नवंबर का मैंने सवाल आपको उठा के दिया था फ्लो चार्ट का, इसमें 2D एरे है। अब देखो ये 2D एरे समझ ही नहीं आएगा किसी बच्चे को जिसको 1D एरे नहीं आता। उसको ये नहीं पता होगा कॉलम क्या होता है, उसको ये नहीं पता होगा रो कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पहले आता है। तो इस पे पहले फोकस करो कि अपने कोर बेसिक्स बना लो जितनी जल्दी बना सकते हो। और उसके बाद जो है जितने ईयरलीज कर सकते हो ईयरली करो, 15 मार्क को स्किप करते हुए। 2 दिन पहले अगर तुम लोगों को लगा वी विल डू 15 मार्क क्वेश्चन, मैं पूरा समझा भी दूंगा, इजी है, मुश्किल नहीं है वो। लेकिन कोर बेसिक्स होंगे तो ही आसान है, वरना बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं सर वो होगा। 2D एरे का वो भी आया हुआ है मैसेज, ट्रेस टेबल भी आया हुआ है। ट्रेस टेबल देखो आसान चीज है, ट्रेस टेबल हो जाता है। 2D एरे का अगर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ना, तो ट्रेस टेबल तुम लोग कर पाओगे, ट्रेस टेबल में तुम लोगों को मसला नहीं होगा। कोड लिखने में हवर तुम्हें फिर भी मसला होगा, क्योंकि तुम लोगों की इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं रही है। ठीक है, ओके। मैं इसकी PDF शेयर कर देता हूँ अभी के अभी, सही है, ताकि तुम लोगों को करना हो तो कर लेना प्रैक्टिस फ्लो चार्ट। और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास प्रोसेस होकर आ जाती है तो आई अपलोड ऑन द ड्राइव। सेम लिंक होगा, मैं बार बार लिंक अलग अलग नहीं भेज रहा, उसी में मैं अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, वो एक ही लिंक है। ओके तो जिस दोस्तों को शेयर करना है कर दो, फ्री में बांट रहा हूँ। ठीक है, अपने जो भी तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हारे साथ एग्जाम दे रहे हैं, बाद में एग्जाम दे रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं, जो भी जिसको भी बांटना है बांट दो, मसला नहीं है, चल सीन है, आई डोंट माइंड। मैं वैसे भी यूट्यूब पे डालने वाला हूँ थोड़ा टाइम में। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कल। और सवाल हो डिस्कॉर्ड पे भेज दो, कमेटी बना दी, कमेटी भेज दो। हुज़ैम तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं होता। ओके।